रिलीज होने से पहले सीबीएफसी के पास जाना पड़ेगा और सीबीएफसी उसको रिव्यू करेगी, उसके ऊपर कमेंट्स देगी और उसके So, hello and welcome to another lecture on legal development. So, today we are going to discuss another topic, and that is the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, a soft touch regulation of OTT platforms. हम सब OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं आजकल। एक ट्रिमेंडस शिफ्ट हुआ है from big screens to televisions and then from televisions to smaller screens, and like we have switched over completely. like हम पहले बहुत सारे चैनल्स पर अपने एंटरटेनमेंट सीरीज देखा करते थे, लेकिन अब वेब सीरीज का टाइम है और वेब सीरीज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और Z5 एंड सोनी लिव, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए OTT प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन है या नहीं है, देखिए, क्योंकि हमारे पास मैंने आपसे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है ये बात काफी बार कि हमारा जितना भी मीडिया लॉ है, जितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, चाहे वो एक इंडिविजुअल का हो, चाहे वो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंडस्ट्री का हो, that comes out only from Article 19(1)(a) of the Constitution that talks about freedom of speech and expression of every citizen. But this freedom of speech and expression is not absolute like other articles, like other fundamental rights. This is also not completely absolute. Okay, this is also subject to some certain reasonable restrictions. Reasonable restrictions of Article 19(1)(a) are contained under Article 19(2). We have discussed this earlier. आर्टिकल 19(2) में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लगी हुई हैं। इसीलिए किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, या किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म की, या किसी भी फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री की, या किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की या न्यूज एजेंसी की, हर organization, हर इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 19(2). हमें बोलने की आजादी है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो कंट्री के पब्लिक ऑर्डर को खराब करे, जो हमारी सोसाइटी के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक ऑर्डर को खराब करे। हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी एंडेंजर हो जाए। हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते या लिख सकते या डिपिक्ट कर सकते थ्रू फिल्म्स एंड टेलीविजन और आर्ट और पेंटिंग और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट और कम्युनिकेशन हम डिपिक्ट नहीं कर सकते अगर वो डिसेंसी एंड मोरालिटी के खिलाफ है। इसी तरीके से तकरीबन 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19(2) में डिस्कस हुए हैं। फिल्म्स एंड टेलीविजन के लिए हमारे पास पहले सिनेमैटोग्राफ एक्ट था। ओके, हमारे पास पहले सिनेमैटोग्राफ एक्ट था, मैं यहां पर लिख दूं, और अभी भी है सिनेमैटोग्राफ एक्ट। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जो हम आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, इस सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 से आपके पूरे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंडस्ट्री रेगुलेट होती है। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में अंडर सम सेक्शन यहां पर इन्होंने एस्टैब्लिश किया है सेंसर बोर्ड। ओके, जिसको हम कहते हैं CBFC, शॉर्ट में कहते हैं सेंसर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। CBFC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब which is established by a statute. Statute means law. This is a law. ये एक लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये लॉ है अलग से जो पार्लियामेंट मेड लॉ है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, इसको कहते हैं स्टैट्यूट। कोई भी बॉडी, कोई भी संस्था जो किसी भी स्टैट्यूट से
जन्म लेती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो सीबीएफसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका एस्टैब्लिशमेंट सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के स्टैट्यूट ने किया है और इसी लॉ में इसकी पावर्स को डिफाइन किया गया है कि किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले सीबीएफसी के पास जाना पड़ेगा और सीबीएफसी उसको रिव्यू करेगी, उसके ऊपर कमेंट्स देगी और उसके पास पावर है कि वो उसके कुछ सीन्स को अगर वो 19(2) के रिस्ट्रिक्शंस में फॉल कर रहे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में फॉल कर रहे हैं, तो उनको डिलीट करवा सकती है, उनको मॉडिफाई करवा सकती है, अमेंड करवा सकती है, डायलॉग्स चेंज करवा सकती है, सीन्स चेंज करवा सकती है, बहुत सारे सेंसर्ड चीजें हो जाती हैं। तो सेंसर बोर्ड, यानी शॉर्ट में हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट्स इशू करती है। हो सकता है कि अगर कोई फिल्म में डिपिक्शन ऑफ रियलिटी हो एंड वो काफी ज्यादा संगीन हो, जो कि बच्चों के देखने लायक ना हो, उनके मतलब का ना हो, तो एक काम ये कर सकता है सीबीएफसी कि उसको जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स का होगा। यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट इशू करेगा तो इसका मतलब ये सबके देखने लायक है, कोई इसमें आपत्तिजनक सीन नहीं है या डायलॉग नहीं है, ठीक है। या फिर ए यू सर्टिफिकेट करेगा कि बच्चे देख सकते हैं बट पेरेंटल गाइडेंस के साथ देखेंगे। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं। एस सर्टिफिकेट भी होता है उसमें कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए ही है, वो बाकी कोई और नहीं देख सकता। तो सीबीएफसी जो है वो एक फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका मतलब ये है, इस पूरे डिस्कशन का मतलब यह है कि चाहे जितनी भी फिल्में बने लार्जर स्क्रीन के लिए, जो सिनेमा हॉल्स में लगती हैं, रिलीज होती हैं, ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती हैं, वो फिल्में रेगुलेटेड हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ लीगल रेगुलेशन, ये लीगल रेगुलेशन है। लेकिन जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ओके, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इनका कोई रेगुलेशन नहीं है, इनका कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि सिनेमैटोग्राफ एक्ट्स में और सीबीएफसी की पावर्स में सिर्फ और सिर्फ लार्जर स्क्रीन पर, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली फिल्मों का ही रेगुलेशन दिया हुआ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, सोशल मीडिया का कोई भी एक्सप्रेस रेगुलेशन नहीं है। तो किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए? आपने देखा होगा, आप मोस्ट ऑफ यू must be regular viewers of Netflix and Amazon Prime and other OTT platforms. You must have seen that there are intimate scenes depicted and shown in the web series. The dialogues are uncensored only to show and depict a realistic behavior of the society. रियलिटी डिपिक्ट करने के लिए, पिक्चर को, वेब सीरीज को रियलिस्टिक बनाने के लिए, ओके, जिसको कहते हैं पैरेलल सिनेमा, बनाने के लिए उसको अनसेंसर्ड रखा गया। बट अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि बिकॉज ऑफ दिस, क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर पा रही है अनसेंसर्ड वेब सीरीज? क्या इसका रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ये रूल्स ऑफ 2021 आए हैं। ओके, अब हम यहां से डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ 2021 शॉर्ट में। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ओके, यहां पर आ जाइए। देखिए, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं ये कि ये 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है। यहां तक तो हमारी सारी बात कंप्लीट हो गई है, बट अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 notified on February 25, 2021 under the Information Technology Act 2000। सी ये किस के अंडर बने हुए हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये जो रूल्स बने 2021 के, ये कहां बने? अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 provides for the regulation of electronic transactions and cyber crimes. Okay, then comes the new rules of 2021. They have replaced the rules of 2011, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके थे, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, तो वो ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिए गए हैं और अब 2021 के रूल्स आ गए हैं।
The new rules are a new set of regulations for social media and OTT over-the-top platforms, bringing Netflix, Hotstar under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting, citing powers given to the government by Section 87 of the IT Act 2000. Okay, now ये IT Act 2000, Section 87, Section 87 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसमें ये पावर है पार्लियामेंट की, गवर्नमेंट को ये पावर दी हुई है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बना सकती है, और गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल करके, ये पार्लियामेंट मेड लॉ नहीं है, ये आप ये मत समझिएगा कि ये जो रूल्स है 2021 ये पार्लियामेंट से पास होकर बने, नहीं, ये पार्लियामेंट से पास होकर नहीं बने, ये सेक्शन 87 में गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर थी, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके ये रूल्स बना दिए। तो इसमें पार्लियामेंट से होकर आने की कोई जरूरत नहीं थी, और ना ऐसा किया गया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट हम, हिस्ट्री ऑफ ओटीटी रेगुलेशंस। अभी हमने देखा बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। लाइक एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था तांडव, अमेज़न प्राइम पे, उसमें भी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर हुई, an apology was sought from the founder as well as the maker of the web series. Because of all this mess which was being created, ये thought was given कि OTT प्लेटफॉर्म्स का भी रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो दिखा रहा है, और जैसे मर्जी आ रहा है वैसे दिखा रहा है, तो दिस शुड नॉट बी डन। ओके, नाउ सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स एंड OTT प्लेटफॉर्म्स अंडर द सिमिलर शैडो ऑफ सेंसरशिप। अब यहां पे दोनों सेंसरशिप में आ गए। सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स भी जो थी वो भी रेगुलेटेड हो गई, पहले से थी, और अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी रेगुलेटेड हो गए, सो दे आर अंडर सिमिलर शैडो। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये देखिए, सबसे पहले कि इन ख्वाजा अहमद अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, द सुप्रीम कोर्ट opining that the films have to be treated separately from other forms of art and expression because a motion picture is able to stir up emotion more deeply than any other product of art, upheld that the films are subject to censorship on the grounds mentioned under Article 19(2). देखिए, फिल्मों की अहमियत बताई है सुप्रीम कोर्ट ने कि सबसे ज्यादा सेंसरशिप फिल्मों पर क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक पेंटिंग बना के रख दो, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग का असर आपके दिमाग पर नहीं होगा, हो सकता है अगर उसके अंदर कोई इमोशनल अपील हो तो आपको वो इन्फ्लुएंस करे, डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगी, बट उतना नहीं करेगी, उतनी डीपली नहीं करेगी जैसे एक फिल्म करेगी। एक मोशन पिक्चर जब दिखाई जाती है तब वहां पर ये एहसास होता है व्यूअर्स को कि यहां पर कितना गलत हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फिल्म में दिखाया गया है तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट सेड कि यहां पर रेगुलेशन जरूरी है अंडर आर्टिकल 19(2). The censorship of the films is provided by the Cinematograph Act. Okay, अब वो Cinematograph Act क्या कर सकता है? Sanction the film, like CBFC क्या कर सकता है? Censor Board sanction the film from unrestricted public exhibition, sanction the film for public exhibition restricted to adults, direct such excisions and modifications in the films before sanctioning the film to any unrestricted public exhibition or for public exhibition restricted to adults, and refuse to sanction the film for public exhibition. The OTT platforms have come under similar regulation in the new rules of 2021. The three major prongs of the regulation are age-based classification. अब देखिए, यहां पर ये चार आपके पावर्स हैं सीबीएफसी की। सीबीएफसी क्या कर सकता है? बिल्कुल कोई भी वो चाहे तो कहे कि बड़ी अच्छी फिल्म है, कोई इसमें चेंज की जरूरत नहीं, ऐसे ही चला दो, अलाउ कर दिया, ठीक है, ये भी कर सकता है, जो पहला वाला पॉइंट है ना, खाली एडल्ट्स के लिए उसको स्पेसिफाई कर सकता है, मॉडिफिकेशंस, डिलीशंस, अमेंडमेंट्स करवा सकता है, ठीक है, और बिल्कुल ही मना कर सकता है ये फिल्म नहीं चलेगी, ये बहुत बुरी फिल्म है, ये नहीं चलेगी, इसका बड़ा गंदा इफेक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर, तो नहीं चलेगी, ठीक है, ये भी कर सकता है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट किया गया है, ये देखिए, यहां पर 3 स्टेजेस बनाई गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, 3 स्टेजेस बनाई गई हैं, 3 मेजर प्रॉन्ग्स ऑफ द रेगुलेशन अंडर ये नए रूल्स के अंदर, 2021 के रूल्स के अंदर। एक तो एज बेस्ड क्लासिफिकेशन हुआ है, 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो यूनिवर्सल है जिसमें सब देख सकते हैं, एक 7+ की कैटेगरी है, एक 13+ की कैटेगरी है, एक 16+ की कैटेगरी है, और एक एडल्ट की कैटेगरी है।
ओके, देन पेरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट मार्क 13+। 13+ में 13 साल का बच्चा देख सकता है, 13 साल से ज्यादा का बच्चा देख सकता है, हो सकता है वो 14 साल का हो, 15 साल का हो, 16 साल का हो, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो ना देखे, उनके हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है उनकी, तो यहां पर पेरेंटल लॉक का भी प्रोविजन दिया हुआ है। अगर वो पेरेंटल लॉक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, अ 3 tier गवर्न ग्रीवेंस एड्रेसिंग मैकेनिज्म। एक 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर आपको किसी भी कंटेंट से कोई भी परेशानी है तो आप इस ग्रीवेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, ये जो ये तो बात समझ में आ गई। ये 4-5 जो है वो कैटेगरीज बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जैसी एज भरेंगे अपनी, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एज भरवा दी जाएगी, आपको फिर वही कंटेंट शो किया जाएगा जो आपकी कैटेगरी में फॉल करता है एज के हिसाब से, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 3 tier ग्रीवेंस एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। लेवल 1, दिस इज रूल 11। यहां पर क्या है, every publisher is supposed to appoint a grievance redressal officer based in India who will be responsible for addressing the grievances. अब जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का ऑफिस है मुंबई में या दिल्ली में या बेंगलुरु में या हैदराबाद में या अहमदाबाद में, कहीं पर भी, या चेन्नई में, किसी भी सिटी में, या अमेजॉन प्राइम का है, वहां पर हर पब्लिशर को, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले को एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप उसको अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं वहां पे। लेवल 2 है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेवल 2 कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी मेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ द पब्लिशर्स। ये जितने भी पब्लिशर्स हैं ये एक साथ एक बॉडी बना लें और खुद रेगुलेट करें अपने कंटेंट को कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। और लेवल 3 में आ जाता है ओवरसाइट मैकेनिज्म which is constituted by the ministry to ensure adherence to the code of ethics by the publisher. The ministry has been empowered to designate an officer of the ministry not below the rank of a joint secretary to the central government as the authorized officer. The authorized officer shall have the power to initiate procedure for deletion, blocking or modification of information by the publisher and for blocking of information in case of an emergency. तो ये आपका एक oversight mechanism है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक आईएएस लेवल का, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक आदमी वहां बैठा हुआ है जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है। वो ये देखेगा कि आपने कितना अपना लेवल, आप क्या कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। बस इसमें इतना ही है कि ये सॉफ्ट टच रेगुलेशन है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि यहां पर आर्टिकल 19(2) में 2021 के रूल्स पूरी तरीके से जस्टिफाइड हैं। और यहां पर हमारे पास पुराने कुछ प्रोविजंस भी थे आईपीसी के, जैसे सेक्शन 292 सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स, जो कि एक ऑफेंस है। इसके मुताबिक भी ये जरूरी था कि ये इसको रेगुलेट किया जाए। Cinema is an art has a strong potential to influence the mind of the public. No other forms of art and expression are considered as powerful and influential, and therefore that is why it was important that every freedom like power has to be regulated in some context or the other to keep the disruptions in public order, security of the nation, decent and moral standards of the society at bay. Okay, so thank you.